हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। तो 1995 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है, तो ये किस पे आधारित होता है, तो ये धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर।
25 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों क्या हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था,
तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था, तो 1971 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो भारत की जो गोवा राज्य है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, तो असम राज्य में खनिज तेल का भंडार है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है, तो झारखंड राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश से हुए हैं, तो करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर।
54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1920 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि क्या सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो जो मानवता है ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो लेनिन ने तैयार किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि जो होता है ये उत्तराखंड में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69
69 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किसे माना जाता है, तो हिक्की को माना जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो बाढ़ से हानि फसलों को होता है, पशुओं को होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नदी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है, तो बैंक जो है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो अधिक किसका है, तो पटना का है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शिवहर का सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो सबसे पहले चीन में हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है,
तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। तो ये बेगूसराय में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो जो सुनामी होता है ये समुद्र में आता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पथ प्रदर्शक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। तो किसानों पर लागू होता था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है।
तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, और इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।